नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और जैसा कि हम लास्ट वीक बात कर भी रहे थे कि जो अगले 2-3 दिन होंगे, ऐसा लगेगा कि आप एक बड़ी तेज़ रफ्तार वाली या तो ट्रेन में बैठे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं, और उसी तरह का देखने के लिए मिला मार्केट में स्विंग। फ्राइडे का मंडे का सेशन देखने के लिए मिला, जिसमें कि हमने पोस्ट एग्जिट पोल एक अच्छी खासा सर्च आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ट्यूसडे को एक बड़ा खराब वाला वाइल्ड स्विंग मार्केट में देखने के लिए मिला, और आज वेडनेसडे के दिन यानी कि फिर एक बार शार्प रिकवरी मार्केट्स में आती हुई दिखाई दी। तो तीनों दिन का सम करके देखें तो केवल वॉलेटिलिटी रही, शेयर थोड़े से इधर से उधर हुए, लेकिन मार्केट या इंडेक्स लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने के लिए मिला इन तीनों दिन का अगर सम अप करके देखें। लेकिन अब आगे की नीति क्या होगी, पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं राजनीतिक, और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर क्या होने वाला है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुनील सिंघानिया, फाउंडर अबेकस एसेट मैनेजर से। सुनील सर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद जी। सुनील सर, मार्केट में इस समय एक ही क्वेश्चन सबसे बड़ा जो सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि द काइंड ऑफ सपोर्ट जो बीजेपी को मिला है, उसके बाद जो सपोर्टिव पार्टियां हैं जेडीयू एंड टीडीपी, क्या इसकी वजह से कुछ भविष्य में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की संभावना है? और उसके चलते हुए मार्केट की जो हम एक थीम लेकर चलते थे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है तो हम 5 साल के लिए जो भी निवेश कर रहे हैं 5 साल कम से कम सुरक्षित रहेगा, वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या अदर जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ होती थी उनसे डिस्टर्ब जरूर होता था, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल न्यूज़ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। क्या अब ये सिनारियो बना रहेगा? स्टॉक मार्केट में क्या करें? विवेक जी, अगर आप देखिए ना तो ऑब्वियसली जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से 10-1% कम आए हैं। आप एग्जिट पोल को भूल जाइए, उसके पहले अगर आप देखिए तो मार्केट को लग रहा था कि 300 से 325 सीट भी अगर कोलिशन की आ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट सबको ऐसा मन में था कि बीजेपी खुद से 272 की तो पार 100% हो जाएगी। आई थिंक जो नतीजे आए हैं 295 थोड़ा सा कम है। हाँ, बीजेपी का जो 240 पे जो आंकड़ा अटक गया वो जरूर थोड़ा सा नेगेटिव लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखिए ना तो इट इज नॉट अ वीक कोलिशन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोलिशन। ओके। वीक कोलिशन जब होती है जब ये किसी एक पार्टी को 150-60 सीट आए और उसको 10-20 पार्टियों से मिला के 272 तक पहुंचना पड़े। जैसे 1999 में वाजपेयी की थी, 182 सीट्स बीजेपी की थी, लेकिन 20 पार्टियां और मिला के उन्होंने एक गवर्नमेंट चलाई थी। बट अगर आप वो भी देखिए, पूरी 5 साल ऑफ गवर्नमेंट चली, बहुत अच्छे से चली। इनफैक्ट दैट वाज सपोज टू बी द बेस्ट 5 ईयर फॉर इंडिया। और जो मैक्सिमम रिफॉर्म इंडिया में हुए वो उस 5 साल में हुए। आप टेलीकॉम देख लीजिए और या आप डिसइन्वेस्टमेंट देख लीजिए, नालको और हिंदुस्तान इन सबका जो सेल हुआ था उस पीरियड में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देख लीजिए। तो आई थिंक ये तो बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट है। इसमें तो 240 सीट बीजेपी की है। अगर एक कोलिशन पार्टनर जैसे चंद्रबाबू नायडू भी साथ में रहता है तो भी यू आर क्लोज टू द मेजोरिटी। और इनके जो पार्टनर हैं वो 2-3 पार्टनर ही हैं, ज्यादा ऐसे नहीं है कि 20 पार्टनर उनको 5-10 सीट दे रहे हैं। 2-3 मेन पार्टनर हैं, बाकी हैं लेकिन वो सब छोटे छोटे हैं। राइट। दूसरा, हम ये भूल जाते हैं कि एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस को छोड़ के 18 सीट और हैं जो ऐसे लोगों ने जीती है जो दोनों की तरफ अलाइन नहीं है। बिल्कुल। अभी उसमें से 18 में से अगर आधे ने भी अगर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर दिया तो ये 292 का आंकड़ा है, 300 पार हो जाता है, विच राइट। ऑल्सो एड्स टू स्टेबिलिटी। और जैसे चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, आई थिंक बहुत सालों बाद वो आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई है। आई एम वेरी श्योर ही इज फोकस्ड मोर ऑन आंध्र प्रदेश। उस पर फोकस करेंगे। हाँ, कोalition के धर्म के हिसाब से वो अपना भी एक जो बोलते हैं ना मुद्दा रखेंगे। और कोalition धर्म का पालन करने के लिए आई थिंक मोदी जी को सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जस्ट टू रिटरेट, ये स्ट्रॉन्ग कोलिशन है, वीक कोलिशन नहीं। और इसको देखते हुए आई थिंक 5 साल सरकार रहेगी, इसमें कोई दो राय अभी लगती नहीं है। जी। तो सर, मार्केट में जो एक निवेशक जब उतरता है और सोचता है कि ये थीम मुझे बाय करनी है अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसको ये फियर फैक्टर तो नहीं लगना चाहिए ना कि किसी भी दिन एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी एंड देन उसके इन्वेस्टमेंट की थीम ही चेंज हो जानी है।
देखो ऐसा है, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी तो नहीं दिख रही, ओके। लेकिन अगर बाई चांस 6 सिग्मा 10 सिग्मा इवेंट अगर कुछ हो भी जाता है तो ये पहली बार नहीं होगा, ये पहले भी हुआ है। लेकिन मार्केट क्या है, 2 4 5 दिन बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया क्या है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी में 7 7.5% ग्रोथ दिख रही है। अगर आप लास्ट 20 25 साल का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी गवर्नमेंट आई है, इंडिया की ग्रोथ 6 6.5% से तो कम होती नहीं है। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन वैसे के वैसे रहने वाला है, 29 ईयर्स ऑफ मीडियन एज। जो लोग हैं वो आजकल डिमांड करते हैं कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको अच्छी रोड चाहिए, हमको मेट्रो रेलवे चाहिए, हमको बाकी सब फैसिलिटी चाहिए, वो रहने ही वाली है। हर गवर्नमेंट आजकल इलेक्शन भी लड़ती है और डेवलपमेंट के दम पर लड़ती है। तो आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई थिंक डेवलपमेंट और ग्रोथ, इस पे फोकस 100% कोई भी गवर्नमेंट आएगा उसका रहेगा। बट 99.9% हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दूर दूर तक दिख रही है। जी सर, मार्केट में जो अब बात हो रही है, मैं काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। सारी रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब आने वाले बजट्स में पॉपुलिस्ट मेजर पर भी थोड़ा सा फोकस करेगी, वेटेज देगी उनको, जो पहले इंडस्ट्री की साइड पर ज़्यादा होता था। कैसे देखते हैं सर कि रिफॉर्म प्रोसेस में कुछ ऐसा तो नहीं कि रिफॉर्म प्रोसेस का पैसा था वो पॉपुलिस्ट साइड पर भी थोड़ा सा एलोकेट होता हुआ दिखाई देगा? तो कौन से पर्टिकुलर सेक्टर रहेंगे जहां पर कि आप फोकस कर रहे हैं? बट लास्ट अगर आप 5 10 साल का देखो तो ये गवर्नमेंट ने काफी चीज की है जो पॉपुलिस्ट मेजर्स है। ओके। कोविड के टाइम पे प्रोसेस चालू हुआ था सबको फ्री खाना देने का, वो अब भी चल रहा है। फार्मर को हर महीने 5 हजार या 6 हजार रुपया मिलता है, वो अभी भी मिल ही रहा है। सब्सिडी जो जहां जहां जरूरत है, वेदर इट इज फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी, अभी भी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। हाँ, थोड़ा सा नरेटिव हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, बट आई थिंक इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ऑयल के दाम कम है और जिस हिसाब से हमें वहां पे भी एक बेनिफिट हो रहा है, उसको देखते हुए अगर छोटा मोटा एक्स्ट्रा कुछ करना भी पड़े तो बहुत ही मैनेजेबल है। जी सर, अक्सर देखा गया है, एक डेटा भी है बड़ा इंटरेस्टिंग कि 1984 से हमने ये डेटा देखा कि पोस्ट इलेक्शन मार्केट में केवल 2 बार नेगेटिव रिटर्न्स आए और 2019 में 0% रिटर्न था। और अगर हम देखें तो लगातार मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जैसा कि दर्शक भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1980 में 3.3%, आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स अगले एक महीने में सेंसेक्स का रिटर्न है ये। 1984 में अराउंड 4%, 89 में तो 12.5%, 91 में करीब 11, 96 में 4.1, 98 में 9.6, 99 में -2.3, 2004 में -11.4, 2009 में शानदार रिटर्न मिले 22.2% के, 2014 में 5.4% और 2019 में नहीं मिला कुछ भी रिटर्न। सर, लगता है कि जब अब हम 2024 के जून के स्टार्टिंग में खड़े हैं, जब जून का एंड होगा या जुलाई का फर्स्ट वीक होगा, बजट की भी काफ़ी बातें हो रही होंगी, तो हम ऑन द पॉजिटिव साइड खड़े होंगे, या हमारा ये एक इंडेक्स है जो कि वैल्यूएशन वाइज भी थक चुका है अभी? नहीं, मेरा कोई व्यू नहीं है उस पर। मुझे पता नहीं एक दिन में इंडेक्स में क्या होने वाला है, एक महीने में क्या होने वाला है। ये आंकड़े और ये सब क्या बताते हैं, दिस इज ऑल पास्ट। एक महीने में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप मुझे पूछो तो 3 साल बाद इंडेक्स यहाँ से ऊपर होगा, हाँ, काफी ऊपर होगा। जी। अगर सर हम पी कॉन्ट्रैक्शन को भी देखें तो जिस तरह से पी मल्टीपल को लेकर बात हो रही थी कि इंडिया का पी मल्टीपल अराउंड 22 23 के आसपास चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट। इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना, हांगकॉन्ग, जहां पर कि हमने पी मल्टीपल हार्डली 10 to 12 के आसपास देखा। सो डू यू सी कि इमर्जिंग मार्केट में इंडिया थोड़ा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, तो जो पी मल्टीपल है अब एक बहाना मिल गया है बड़े एफ को या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को इस पी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या इस पी मल्टीपल के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं अभी भी मार्केट राइट को? देखो, देर इज ऑलवेज अ रीजन कि जो महंगा है वो क्यों महंगा है। आपने दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की बात कही, आई थिंक जिसने भी रशिया में पैसा इन्वेस्ट किया था उसका जीरो हो गया पैसा। ब्राजील इज ओनली कमोडिटीज। चाइना में
पूरी पब्लिक सेक्टर हो गई कंपनियां, वहां पे कोई भी कंपनी कभी भी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तो ये सब रीजन है कि उनके पी कम क्यों है। इंडिया का रीजन है कि जब दुनिया पूरी 0% पे ग्रो हो रही थी कोविड के बाद, इंडिया वॉज ग्रोइंग एट 7%। अब इंडिया ग्रो हो रहा है 8% पे। चाइना बेस्ट केस विल ग्रो एट 3%। इंडिया की जो कंपनियों के जो ROC ROE है वो 15-15% है। कोई भी कंट्री में इतना अच्छा कैपिटल एफिशिएंसी है नहीं। तो देर इज अ रीजन टू ग्रो। हैविंग सेड दैट, आई थिंक 2026 की अगर बात करें तो निफ्टी का पी करीब 17 टाइम है। क्योंकि तभी 1300 रुपए की ईपीएस की एस्टिमेट है निफ्टी का। आज 22,000 निफ्टी के आंकड़े पे आई थिंक इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अराउंड 17 टाइम्स। तो सस्ता नहीं है लेकिन कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरली एक्सपेंसिव भी नहीं है। 10 साल का एवरेज अपना है 16.2 16.3 का। तो हमारा ये मानना है कि आगे इन्वेस्टर को दो तीन चीज ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करना पड़ेगा। You can't expect 30-40% return. You will have to do with 12-15% return. दूसरा, पी मल्टीपल एक्सपेंशन के बेसिस पे आप शेयर मत खरीदो। आप अभी शेयर खरीदो उनके प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे। तो जितना कंपनियों के प्रॉफिट ग्रो होगा उतना भी अगर आपको रिटर्न मिल गया तो आई थिंक यू शुड बी मोर देन सेटिस्फाइड। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, कुछ आपने इलेक्शन से पहले या अब इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए या क्लाइंट्स को रिकमेंड किया कि यहाँ से निकलकर अब यहाँ शिफ्ट हो जाइए इस पर्टिकुलर सेक्टर में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स। तो विवेक जी, हम तो एक तो बहुत फंडामेंटल फोकस्ड हैं, दूसरा हम वैल्यू फोकस्ड हैं। तो काफी जो स्टॉक्स जोर से ऊपर जा रहे थे, रेलवे और PSU डिफेंस, और वो हमारे पास पहले भी थे नहीं। हमको दुख हो रहा था कि हमारे पास है नहीं क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे फंडामेंटल मैट्रिक्स में बैठ नहीं रहे थे। तो जब ये अब गिरे भी हो तो हमको उसका नुकसान भी नहीं हुआ। आज जैसे हम बैठे हैं, हमारा व्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे काफी तेज है। PSU में द ओनली थिंग विच वी लाइक इज बैंक्स। फार्मा हम ऑलरेडी ओवरवेट हैं और थोड़ा थोड़ा और भी बढ़ा रहे हैं। एक सेक्टर है कंजम्पशन जिसमें हमारा थोड़ा अंडरवेट है, जहां पे हमने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे काम किया है। वो सेक्टर देखेंगे। अभी जो नया जो एनवायरनमेंट बन रहा है जिसमें मानसून का भी एक क्लियर ट्रेंड आ रहा है कि मानसून शुड बी नॉर्मल। थोड़ा जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट माइट फोकस मोर ऑन ऑन इंक्लूजन, तो जिससे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आई थिंक दैट इज वन सेक्टर विच वी आर लुकिंग एट क्लोजली। देखते हैं कैसे आगे ट्रेंड बनता है। बिल्कुल सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और हमारे जो भी दर्शक हैं और जो इन्वेस्टर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ये गाइड करने के लिए कि किस तरह का एक सिनारियो बन रहा है और इसमें डरने घबराने की ज़रूरत एज सच नहीं लगती है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो ये थे सुनील सिंघानिया सर, जिन्होंने बताया कि मार्केट में इतना ज़्यादा जो एक पैनिक क्रिएट हुआ था कल के सेशन में, उस पैनिक से हमें उबरने की ज़रूरत है और एक ज़्यादा डर की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी, कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा जो हमने पास्ट में देखा था 90s में, उस ज़माने में जिस तरह की गवर्नमेंट बनती थी, फॉर्म होती थी 10 पार्टियाँ 15 पार्टियाँ इस तरह से जुड़कर एक सरकार बनती थी, उस तरह का फियर फैक्टर नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि मार्केट में फियर फैक्टर से ही मार्केट को एक लगता है कि जो पी मल्टीपल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सर ने उसको भी दरकिनार कर दिया कि अगर हम इंडिया, चाइना और रशियन मार्केट से कहीं भी कंपैरिजन करते तो इंडियन मार्केट को क्यों पी मल्टीपल अच्छा मिलता है, उसका रीज़न सर ने बता दिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।